दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कि माँ की आंखों से निकला आंसू कभी बेकार नहीं जाता और किसी बेगुनाह इंसान के साथ किया गया अन्याय एक दिन लौट कर जरूर आता है। मेरा नाम अमन है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने अपनी माँ के विश्वास को तोड़ा और एक ऐसी लड़की को बदनाम कर दिया जिसने हमेशा मेरे परिवार की सेवा की थी। हमारा घर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में था। मेरे पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ सरोज ने अकेले ही मुझे बड़ा किया था और उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी मेरे लिए छोड़ दी थी। हमारे पास पुश्तैनी जमीन थी और शहर में एक पुराना मकान भी था। माँ बहुत दयालु स्वभाव की थी। एक बरसात की रात उन्हें मंदिर के पास एक लड़की मिली जिसका नाम काव्या था। उसके माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे और उसके पास रहने का कोई सहारा नहीं था। माँ उसे घर ले आई। उन्होंने कहा कि काव्या इस घर में किसी काम वाली की तरह नहीं रहेगी बल्कि बेटी बनकर रहेगी। काव्या ने भी माँ को अपनी माँ मान लिया। वह सुबह उनके लिए चाय बनाती और उनकी दवाइयाँ समय पर देती। माँ की तबीयत खराब होती तो रात भर उनके पास बैठी रहती। लेकिन मैं धीरे धीरे इस बात से चिढ़ने लगा कि माँ हर बात में काव्या पर भरोसा करती है। मुझे लगता था कि माँ मुझे छोड़कर उसे ज्यादा महत्व देने लगी है। कुछ साल बाद मेरी नौकरी भोपाल की एक बड़ी कंपनी में लग गई। वही मेरी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा समझदार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। हमारी दोस्ती बढ़ी और कुछ समय बाद हमने शादी करने का फैसला कर लिया। जब मैंने माँ को बताया तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं काव्या से शादी कर लूं तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने माँ से कहा कि काव्या मेरे लिए परिवार का हिस्सा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। माँ ने कोई बहस नहीं की। मेरी शादी नेहा से हो गई। शुरुआत में हमारा जीवन बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ महीनों बाद नेहा के भाई राकेश का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वह कारोबार करता था और हमेशा पैसे तथा संपत्ति की बातें करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि इतनी बड़ी जमीन और मकान आखिर कब तक माँ के नाम रहेंगे। उसने सलाह दी कि मुझे कम से कम आधी संपत्ति अपने नाम करवा लेनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। राकेश हंसकर बोला, भरोसा अच्छी बात है, लेकिन कागज उससे भी ज्यादा मजबूत होते हैं। उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई। धीरे धीरे मुझे काव्या पर भी शक होने लगा। नेहा अक्सर कहती कि माँ उसके बिना कोई फैसला नहीं करती और भविष्य में पता नहीं क्या हो जाए। एक दिन मैंने एक योजना बनाई। मैंने नेहा के लिए एक महंगा हीरे का हार खरीदा और जानबूझकर सबको दिखाकर उसे कमरे की अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद नेहा ने शोर मचा दिया कि हार गायब है। मैंने तुरंत काव्या पर शक जताया। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने काव्या का कमरा खोलकर तलाशी लेने की जिद की। काव्या ने रोते हुए कहा कि अगर इससे मेरा नाम साफ हो सकता है तो आप तलाशी ले सकते हैं। उसकी अलमारी में कपड़ों के बीच वही हार मिल गया। असल में मैंने ही उसे वहां छिपाया था, लेकिन उस समय मैंने खुद को इतना सही मान लिया था कि उसकी आंखों के आंसू भी मुझे झूठे लग रहे थे। मैंने काव्या को घर से निकाल दिया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यमन, एक दिन तुम्हें अपने किए का जवाब जरूर मिलेगा। मैंने माँ की बात को भी अनसुना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उसी समय मुझे दुबई में कारोबार शुरू करने का मौका मिला। नेहा और राकेश ने मुझे समझाया कि यही सही समय है। मैंने माँ से कहा कि हम सब दुबई जा रहे हैं। माँ यह सुनकर खुश हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट जाने के बहाने मैं उन्हें शहर के एक वृद्ध सेवा केंद्र के सामने ले गया। माँ ने बोर्ड पढ़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में विश्वास टूटने का दर्द था।
मैंने झूठ कहा कि उनके कागज पूरे नहीं हैं और कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका सामान अंदर रखवाया और वापस चला आया। जाने से पहले माँ ने कहा, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद मैं नेहा के साथ दुबई पहुंच गया। शुरुआती दिनों में कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा। हमने महंगा घर लिया और खूब खर्च किया। मुझे लगा कि मैंने जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। लेकिन कुछ महीनों बाद हमारा सबसे बड़ा ग्राहक कंपनी से अलग हो गया। फिर कई और सौदे टूट गए। कारोबार में लगातार नुकसान होने लगा। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और आखिरकार हमें अपना घर भी बेचना पड़ा। नेहा और मेरे बीच रोज झगड़े होने लगे। राकेश भी अब हमारी मदद करने से बचने लगा। एक दिन उसने साफ कह दिया कि उसे खुद अपने कारोबार की चिंता है। कुछ समय बाद हमारा कारोबार पूरी तरह बंद हो गया। मेरे पास भारत लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं मन में यही सोच रहा था कि माँ शायद अब भी उसी पुराने मकान में होगी और जमीन मेरे लिए सब कुछ बदल सकती है। लेकिन जब मैं अपने शहर पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारा पुराना घर पहले से ज्यादा सुंदर बना हुआ था। आंगन में माँ बैठी थी और उनके पास काव्या खड़ी थी। काव्या के साथ एक युवक भी था। मैंने माँ से पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह निखिल है, काव्या का पति और इस घर का कानूनी सलाहकार। मैंने हैरानी से पूछा कि काव्या वापस कैसे आई? माँ ने बताया कि वृद्ध सेवा केंद्र में रहने के कुछ दिनों बाद उन्हें मेरे झूठ का पता चल गया था। वहाँ से उन्होंने अपने पुराने परिचितों की मदद से घर के कागज सुरक्षित करवाए और वापस अपने मकान में आ गई। बाद में उन्हें काव्या एक छोटे से कस्बे में मिली। काव्या तब बहुत मुश्किल हालात में थी। माँ उसे वापस घर ले आई और उसकी जिंदगी दोबारा बसाई। निखिल से उसकी शादी करवाई, जो एक ईमानदार वकील था। माँ ने अपनी संपत्ति का अधिकार काव्या और निखिल को सौंप दिया था। मैंने गुस्से में कहा, यह सब मेरा है। माँ ने शांत होकर कहा कि बेटा, यह घर तुम्हारा तब तक था जब तक तुम्हारे दिल में अपने घर के लिए सम्मान था। जिस दिन तुमने अपनी माँ को पराया समझ लिया, उसी दिन तुमने इस घर से अपना अधिकार खो दिया। मैंने अदालत जाने की धमकी दी। निखिल ने कहा कि आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन सारे दस्तावेज कानून के अनुसार बने हैं। मैंने कई वकीलों से सलाह ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। संपत्ति माँ की थी और उन्हें अधिकार था वे जिसे चाहें दे दें। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नेहा धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई। आखिर उसने कहा कि वह मेरे साथ ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। कुछ महीनों बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैं शहर में एक छोटे से कमरे में रहने लगा और नौकरी करके अपना जीवन चलाने लगा। हर रात मुझे माँ का वह चेहरा याद आता जो वृद्ध सेवा केंद्र के दरवाजे पर खड़ा था। आखिर एक दिन मैं माँ के पास पहुँचा। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर आपको और काव्या दोनों को बहुत दुख दिया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे। लेकिन बेटा, माफी का मतलब यह नहीं कि बीता हुआ समय वापस आ जाता है। मैंने काव्या से भी माफी मांगी। उसने कहा कि उसने मुझे पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि वह नफरत लेकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने जिस दौलत के लिए अपनी माँ को खोया था, वह दौलत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम थी। आज मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ और अपनी जरूरत भर कमाता हूँ। मैंने फिर कभी माँ की संपत्ति के बारे में नहीं पूछा। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितना जीवन बचा है उसे ईमानदारी और सम्मान के साथ जीऊं। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि इंसान अगर अपने लालच में माँ की ममता को भूल जाए तो उसके पास दुनिया की सारी संपत्ति होकर भी कुछ नहीं बचता। किसी बेगुनाह को बदनाम करके हासिल की गई जीत असल में सबसे बड़ी हार होती है। माँ के आंसू और किसी निर्दोष के दर्द को कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि समय भले ही देर करे लेकिन इंसान को उसके कर्मों का जवाब जरूर देता है।
यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन तथा नैतिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से समानता मात्र संयोग है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।